हमें अपने आप को एक फ्री जो कैंडिडेट है वो नहीं दिखाना कि हम बिल्कुल फ्री हैं। कोई भी आर्मी छोड़े, नेवी छोड़े, एयरफोर्स छोड़े, कोई भी जॉब जो है या कोई भी सर्विस जो है, वो कभी भी ऐसा शख्स नहीं चाहते जो फ्री था, बिल्कुल अनएम्प्लॉयड था, उसको कोई रख ही नहीं रहा था, वो कहता बस मुझे कोई रख लो, मैं फ्री हूं। ऐसा शख्स नहीं चाहिए, और स्पेशली वो लड़का जो कि एफएससी की है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिकली पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स, जिस किसी का भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, उसमें किस तरह के सवालात आपसे पूछे जाते हैं, उसके बारे में मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। मेरा नाम शराज अहमद अवान है और मैं ISSB से 2 दफ़ा रिकमेंडेड हूँ। मेरी पहली ISSB पाकिस्तान एयरफोर्स की GD पायलट ब्रांच के लिए थी, जिसमें अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता फरमाई। फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम ना आने की वजह से मैंने एक बार फिर अज़म किया और दोबारा ISSB में अपीयर होने की ठानी। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार पाकिस्तान आर्मी के PML लॉन्ग कोर्स के लिए दोबारा रिकमेंडेशन हासिल की। दो दफ़ा ISSB से रिकमेंड होने के बाद मैंने कैंडिडेट्स को अपनी पर्सनल कैपेसिटी में रहते हुए गाइड करना शुरू किया, और मुझे ये बात जानकर खुशी हुई कि मेरे पास आने वाले बहुत से कैंडिडेट्स ISSB में कामयाब हुए। और फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि शायद अल्लाह ताला मुझसे यही चाहते हैं कि मैं अपने 2 दफ़ा ISSB के रिकमेंडेशन एक्सपीरियंस को बरोए कार लाते हुए यंगस्टर्स को इस तरह गाइड करूं कि वो भी अपनी मंजिल तक पहुंचें और ISSB से रिकमेंड हो। इसी सोच को हकीकत बनाते हुए मैंने ये इनिशिएटिव लिया और शराज अहमद अवान इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी। शराज अहमद अवान इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का पहला ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस डिफेंस फोर्सेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। अस्सलाम वालेकुम डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। पिछले 6 साल से मैं आईएसएसबी को स्टडी करता आ रहा हूँ, और पिछले 6 साल से आईएसएसबी के मुतालिक वो तमाम इंफॉर्मेशन जो कि आईएसएसबी से रिकमेंड होने के लिए चाहिए होती है, उसको हासिल करता रहा हूँ। और इसी दौरान बहुत से आईएसएसबी सिलेक्टर्स के तजर्बे, उनकी जो ट्रेनिंग है, उसके ज़रिए मैंने वो बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी जो एक आईएसएसबी में कैंडिडेट को कामयाब होने के लिए दरकार होती हैं। और शायद इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग आईएसएसबी प्लेटफॉर्म ऑन यूट्यूब, कि हम 1.5-2 साल के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव a huge number of recommendations। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लड़के आईएसएसबी से रिकमेंड होने के बाद पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, और बहुत से ज्वाइन करने वाले हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिकली पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स, जिस किसी का भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, उसमें किस तरह के सवालात आपसे पूछे जाते हैं, उसके बारे में मैं आपको गाइड करने वाला हूं। तो इंटरव्यू जाने से पहले आपको इन सवालात के बारे में तैयारी करना, इन सवालात को तैयार करना, इन सवालात के मुतालिक क्रिस्टल क्लियर माइंड लेकर जाना विद द क्लैरिटी ऑफ माइंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू सम ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके इंटरव्यूज में आपसे पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चंस जो हैं इन पास्ट लड़कों से पूछे भी गए हैं। और बेसिकली आज हम ये पहली कैटेगरी डिस्कस करने वाले हैं, विच इज अबाउट योर सेल्फ। आपके अपने मुतालिक, आपकी शख्सियत के मुतालिक कौन कौन से सवालात कर लिए जाते हैं, उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पहली कैटेगरी यहाँ पे जो आती है वो है इंट्रोडक्शन की। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको अपने आप को इंट्रोड्यूस तक नहीं करना आता। उनसे पूछ लिया जाता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या उनसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम। अपने नाम का मतलब भी नहीं उनको पता होता। इंट्रोडक्शन के लिए आप सबसे पहली चीज जो डिस्कस कर सकते हैं वो आपका नाम है, आपके पेरेंट्स का नाम है, आपके फादर का प्रोफेशन है, मदर अगर आपकी काम करती हैं तो उनका प्रोफेशन है, फिर आपकी क्वालिफिकेशन है, और क्वालिफिकेशन में भी आपकी परसेंटेजेस मैट्रिक इंटर की, और उसके साथ साथ आपकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आपने पढ़ा है वो, उसके साथ साथ आपके सिबलिंग्स के बारे में मालूमात, कि वो कहाँ पे पढ़ रहे हैं, कितने सिबलिंग्स हैं आपके, ये तमाम चीज़ें आपने बतानी होती हैं। इसके साथ साथ फिर आगे आप अपनी हॉबीज और अपने इंटरेस्ट को भी डिस्क्राइब करते हैं, एंड आफ्टर दैट लास्ट के ऊपर आप अपनी थोड़ी सी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स
द स्पेसिफिक फोर्स इन विच यू हैव अप्लाइड वो शो आप करते हैं। इस तरह करके आपका एक अच्छा इंट्रोडक्शन बन जाता है दैट आप है कौन। अपने शहर का नाम भी बता सकते हैं कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं। इसके साथ आपको अपने नाम का मीनिंग पता होना चाहिए। सम ऑफ द टाइम्स पहला सवाल जो वहां पे पूछ लिया जाता है आपसे वो आपके नाम का मीनिंग है, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम। लड़कों को नाम का मीनिंग ही नहीं पता होता। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं उनको नाम का अपना मीनिंग नहीं पता है, तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए। देन कम्स फादर्स प्रोफेशन, फादर्स इनकम। ये आपको पता होनी चाहिए। लड़के या लड़कियां बहुत ही जो कह लें कि शाय होती है, या बहुत ही ज्यादा जिसको कहा जाता है कि हम ये मम्मी डैडी अवाम है, बहुत ही ज्यादा इनोसेंट होते हैं। उनको पता ही नहीं होता कुछ भी इन चीजों के बारे में। दे डोंट नो कि उनके फादर करते क्या हैं। हाँ जी बिजनेसमैन है, किस चीज के बिजनेसमैन है नहीं पता। जॉब करते हैं जी सुई गैस के अंदर, क्या डेजिग्नेशन है उनका, क्या ग्रेड है उनका, नहीं पता। पता होना चाहिए आपको। इसके साथ साथ व्हाट इज हिज इनकम, उनकी इनकम कितनी है, कमाते कितना है। अगर फार्मर है तो सालाना कितना कमाते हैं, अगर जॉब करते हैं तो महाना कितना कमाते हैं, बिजनेसमैन है तो महाना कितना कमा लेते हैं, एवरेज इनकम क्या है उनकी। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इनकम वाले के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज योर फादर्स इनकम, तो आप उनको जो है वो थोड़ी इनकम ना बताएं। योर फादर इज अर्निंग 20-30 थाउजेंड पर मंथ, तो कोशिश करें कि इनकम वाले पोर्शन के अंदर आप इनकम थोड़ी सी ज्यादा ही बताएं, इतनी कम ना बताएं। इसका क्या रीजन है वो मैं आपको यूट्यूब पे तो नहीं बता सकता। हाँ, हमारे लेक्चर्स में मैंने डिस्कस की हुई है बात। तो ये एक फिनोमेना होता है जो आपने इससे भी डील करना होता है। फिर उसके बाद आपके मुतल्लिक उनका एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड से मुराद है कि रवैया, आपके मुतल्लिक उनका रवैया कैसा है। ठीक है। अब कई लड़के ऐसे हैं जो लिख देते हैं जी फादर का रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं है, दे आर नॉट कोऑपरेटिव एंड दे डोंट बिहेव वेल विद अस एंड दे आर ऑलवेज मॉकिंग अस, और कभी भी सपोर्टिव नहीं रहे। इस तरह की बातें ना करें। ऑलवेज से कि दे आर वेरी सपोर्टिव टू यू, दे आर वेरी हैप्पी विद यू एंड दे आर प्राउड ऑफ यू। और जिधर आज आप अगर आईएसएसबी में बैठे हैं या इनिशियल टेस्ट में बैठे हैं, इस काबिल बने हैं, तो उनकी वजह से ही है। फिर आगे बात आती है एंड द गुड एंड बैड क्वालिटीज ऑफ योर फादर। गुड क्वालिटीज हैं बताएं। बैड क्वालिटीज में कभी भी ये ना कहें कि फादर गुस्सा बहुत करते हैं, मारते बहुत है, या घर में लड़ाइयाँ बहुत होती है। नेवर एवर टॉक अबाउट दीज थिंग्स। हाँ या यस यू कैन टॉक अबाउट के घर लेट आते हैं या ज्यादा टाइम काम को देते हैं, या हम बहुत ज़्यादा आउटिंग के लिए नहीं जा सकते बिकॉज ही इज़ टू बिजी, या वो जो है पढ़ाई का ज़्यादा कहते हैं कि पढ़ जाओ, करियर बना लो। ठीक है। इस तरह की बातें आप कर सकते हैं कि थोड़ी सख्ती है उनकी तरफ से, बट कभी भी ये चीज़ें ना कहें कि जिससे शो हो के आपका और आपके फादर के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट है। ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ यहाँ पे आ जाती है सिबलिंग्स एंड योर पोजीशन अमंग दैम। आपकी आपके सिबलिंग्स के दरमियान पोजीशन क्या है, ये आप लिख रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली करना क्या होता है हमने, सिबलिंग्स किसे कहते हैं। अब मेरे पास एक लड़की आई एलसीसी की तैयारी करने के लिए। एलसीसी लेडी कैडेट कोर्स, ग्रेजुएशन बेस पे इसमें अप्लाई किया जाता है, और एक ग्रेजुएट कैंडिडेट उसमें अप्लाई करता है। तो आई आस्क्ड हर इन द इंटरव्यू, हमारी रेगुलर क्लास की स्टूडेंट तो नहीं थी, शी जस्ट जॉइंड अस फॉर द इंटरव्यू, क्योंकि उसे हमारे बारे में बहुत लेट पता चला था। तो शी जस्ट जॉइंड अस फॉर द इंटरव्यू एंड आई आस्क्ड हिम दैट how many siblings you have, and she was like, sorry sir, I don't understand what you are asking. I asked her again that how many siblings you have, तो she was not aware of these things, उसको पता ही नहीं था siblings का मतलब क्या होता है। ऐसी आवाम भी है मौजूद। तो द थिंग हियर इज सिबलिंग्स होते हैं बहन भाई आपके कितने हैं, और इसमें आपने खुद को तो इसमें जो बेसिकली है वो आपने मेंशन करना होता है कि आपके 3 सिबलिंग्स हैं, 4 सिबलिंग्स हैं। बहन भाई दोनों के लिए यूज होता है। और उसके साथ साथ आपकी पोजीशन उनमें क्या है, तीसरे नंबर पे आते हैं, चौथे नंबर पे आते हैं। कहते हैं ना आप कितने बहन भाई हैं, आप कहते हैं जी हम 3 भाई हैं, वी आर 3 ब्रदर्स। या हम 4 बहन भाई हैं, वी आर 4 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नहीं कहेंगे, वी आर 4 सिबलिंग्स। ठीक है।
अकेले ब्रदर्स भी हैं तब भी सिबलिंग्स यूज हो सकता है, ब्रदर्स और सिस्टर्स दोनों हैं, तब भी यूज हो सकता है। आर योर सिबलिंग्स मैरिड और अनमैरिड, पता होना चाहिए, ऑब्वियसली पता ही होगा। मैट्रिकुलेशन एफएससी मार्क्स कितने थे, परसेंटेजेस उनकी क्या थी, ये पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स यू लाइक, आपको किस तरह के दोस्त पसंद है, ये सवाल कर लिया जाता है और लड़का स्टन हो जाता है कि मैंने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं है कि मुझे उनमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। तो आपको पता होना चाहिए आपको किस तरह के दोस्त अच्छे लगते हैं, हाउ मच टाइप ऑफ फ्रेंड्स यू लाइक। फिर व्हाट डू यू डू दीज डेज, आजकल आप क्या कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यार, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और क्योंकि हर बंदा जो है फौज में अप्लाई कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि फौज एक्चुअल में देख क्या रही है, कौन सी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज देखी जा रही है, नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि तो सिलेबस तो बताया नहीं गया फौज की तरफ से, ये तो छुपा के रखा गया है। सो द थिंग हेयर इज के जहां पे पूछ लिया जाए कि व्हाट डू यू डू दीज डेज, आप इन दिन में कर क्या रहे हैं, तो बेसिकली वहां पे हमने बताना होता है कि अगर तो हमने अभी एफएससी की है, फॉर एग्जांपल अभी की है एफएससी, साथ ही अप्लाई कर दिया फौज में, फिर आपसे ये सवाल नहीं किया जाता, या वो पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स या व्हाट इज योर सेकंड करियर चॉइस, ठीक है। लेकिन अगर आपको एफएससी किए हुए साल 2 साल हो गए हैं और अभी आगे आपकी जिंदगी जा रही है और आपने अब अप्लाई किया है साल 2 साल के बाद, जबकि आप साल पहले एलिजिबल हो चुके थे, साल के पहले आपने अप्लाई नहीं किया, उस टाइम के ऊपर बेसिकली आपने यही कहना होता है कि यू आर doing something, either you are doing some kind of a short course, either you are doing some kind of degree, कुछ ना कुछ आपने लाजमी बताना होता है, ठीक है। हमें अपने आप को एक फ्री जो कैंडिडेट है वो नहीं दिखाना कि हम बिल्कुल फ्री हैं, कोई भी आर्मी छोड़े, नेवी छोड़े, एयरफोर्स छोड़े, कोई भी जॉब जो है या कोई भी सर्विस जो है, वो कभी भी ऐसा शख्स नहीं चाहते जो फ्री था, बिल्कुल अनएम्प्लॉयड था, उसको कोई रख ही नहीं रहा था, वो कहता बस मुझे कोई रख लो, मैं फ्री हूँ, ऐसा शख्स नहीं चाहिए। और स्पेशली वो लड़का जो अभी एफएससी की है, जिसने उसकी अभी स्टडी पड़ी है, आगे ग्रेजुएशन कर दी है उसने अभी, वो जब ऐसा कर रहा है फिर मसले की बात है। तो उसके साथ साथ इससे मोटिवेशन भी कनेक्टेड है कि भाई आप मोटिवेटेड थे, आप कह रहे हो कि मेरा बचपन से ख्वाब था, आपने अप्लाई नहीं किया, आपने एलिजिबल होते ही आपको अप्लाई करना चाहिए था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। इस सवाल से बहुत सी चीजें जुड़ी हुई है, व्हाट डू यू डू दीज डेज से। फिर उससे अगला सवाल है आपकी हॉबीज से रिलेटेड। अब एक लड़का कहता है सर आई यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या कहता है, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। उससे पूछते हैं कि व्हाट इज योर फेवरेट प्लेयर, वो कहता है कि वो माई फेवरेट प्लेयर इज एबी डिविलियर्स। वो पूछ लेते जी एबी डिविलियर्स कौन सी डेट को रिटायर हुआ, और वो लड़का हो जाता है चुप। आप जो फेवरेट बता रहे हैं अपना प्लेयर, या जो आप जिस स्पोर्ट का नाम ले रहे हैं या जिस हॉबी का नाम ले रहे हैं, उसके मुतालिक फिर आपको इल्म होना चाहिए। लड़के जो बहुत ही जो है अपने आप को सियाने समझते हैं, वो लिख देते हैं हमारी बुक रीडिंग है जी हमारी हॉबी, हम बुक रीडिंग करते हैं। कौन सी बुक रीडिंग करते हैं, सर अभी जो है मैं पढ़ रहा हूँ 40 रूल्स ऑफ लव, हर बंदे के जुबान पे चढ़ा होता है 40 रूल्स ऑफ लव। अच्छा, 40 रूल्स ऑफ लव के अलावा कौन सी किताब पढ़ी है, सर काफी पढ़ी है, कौन सी पढ़ी है कोई एक बताओ, सर अभी याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। यहाँ पे पता लग जाता है कि कितना सच बोल रहे हैं आप। उसके बाद अगला सवाल है कि आपकी जो व्हाट टाइप ऑफ गर्ल्स यू मैरी, वुड यू मैरी, आप किस तरह की लड़की से शादी करेंगे। ऑलवेज टॉक अबाउट द क्वालिटीज, ये क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें, नेवर एवर टॉक अबाउट सम काइंड ऑफ अ फिजिकल फीचर। देन हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स डू यू हैव एंड व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स डू यू हैव विद देम। तो इफ यू आर नॉट फ्रॉम अ को एजुकेशन बैकग्राउंड, आपके कभी कॉलेज में या स्कूल में को एजुकेशन नहीं थी, तो नेवर एवर टॉक टेल देम दैट यू आर हैविंग एनी गर्लफ्रेंड। एंड इफ यू आर इन यूनिवर्सिटी एंड you are doing your first or second semester is going on, then you can tell them that yes I have 2 to 3, take it as a girl who is your friend, not any type of a relationship. Take it like this, take it like this, that a girl who is your friend is a girlfriend, and you can tell them yes I have 4 female friends,
who are my good friends, and we used to make presentations together. We used to uh, study together. No, I'm talking about, are you having any relationship with someone? No, sir, I don't have any relationship with someone. Uh, इस तरह करके आप इस अप्रोच को लेकर चल सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है नेक्स्ट वाली, दैट इज क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर टास्क्स एंड परफॉर्मेंस इन आईएसएसबी सो फार। अभी तक आप आईएसएसबी में आप कैसे चले हैं, या सम ऑफ द टाइम्स इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है इनिशियल के, कि आप इनिशियल टेस्ट आपका कैसा हुआ, फिजिकल कैसा हुआ था, एमसीक्यू टेस्ट कैसा हुआ था। टॉक इन अ वेरी पॉजिटिव वे। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव tried to put in my 110% in it, and अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट वेल, अच्छा गया सब। ये नहीं बताने लग पड़ना वो अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं अच्छा हुआ, ये अच्छा हो सकता था, ये चीजें नहीं करनी है आपने। फिर उसके बाद बात आ जाती है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इसके ऊपर मेरी एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो पहले से ही मौजूद है, और कुछ चेंजेस इसमें जो अगर मैं आपको करवाना चाहूँ वो ये हैं कि फॉलोअरशिप कभी नहीं करनी है। फॉलोअरशिप के ऊपर भी मैंने बड़ी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, वीडियो खत्म होते साथ ही आप वो देख सकते हैं। उसमें आपको इस सवाल का बखूबी जवाब मिल जाएगा। वट इफ यू आर रिटेन्ड एज सोल्जर इन द आर्मी इंस्टेड ऑफ बीइंग एन ऑफिसर। अगर आपको सोल्जर के तौर पर रख लिया जाए, ऑफिसर के तौर पे नहीं रखा जाता, ऑफिसर की सीटें ही खत्म हो गई हैं, फिर क्या करेंगे आप? अब बंदा तो फंस जाता है, वो तो कहता है कि सर मेरा मेरा बचपन का ख्वाब है फौज को ज्वाइन करना, फौज को ज्वाइन करके बॉर्डर पे जाना है सर, बॉर्डर पे जाके मैंने जो है ड्यूटी करनी है और मुल्क का दिफा करना है। अच्छा, दिफा करना है, फौज बॉर्डर पे जाना है, यूनिफॉर्म पहनना है, वो तो सोल्जर भी कर लेता है, सोल्जर बन जाओ। अब यहाँ पे वो चुप कर जाता है, नहीं सर ऑफिसर ही बनना है। क्यों बनना है भाई? ज्वाइनिंग के रीजन में तो तुम ये कह रहे हो। अपना ज्वाइनिंग का रीजन इतना तगड़ा बनाएं कि उस इस तरह के सवाल ही मर जाएं। ठीक है, आपके ज्वाइनिंग के रीजन अच्छे नहीं होते हैं। मुझे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्वाइनिंग के रीजंस दिखाते हैं, तो तकरीबन 10-10 15-15 दिन लगते हैं एक ज्वाइनिंग का रीजन ठीक करवाने पे। और बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं कि किस बैकग्राउंड से लड़का बिलोंग कर रहा है, और उसके इंटरेस्ट्स क्या हैं, और वो कई दफा लड़के जो है फेक करते हैं, यानी कि चीजें ना, कुछ चीजें चैट जीपीटी से डाल लेते हैं। एक लड़के को मुझे 10 दिन लगे रीजन चेक सही करवाने में, बिकॉज वो जब भी उससे कहा मैंने ये चीज चेंज कर लो, इस तरह कर लो, वो चैट जीपीटी कर लेता था। चैट जीपीटी इज समथिंग डिफरेंट, वो तो बहुत ही फाइन कर देता है उस चीज को। तो द थिंग हेयर इज के चैट जीपीटी ना किया करें। हेल्प ले सकते हैं वहां से, बट ट्राई टू राइट इट बाय योर सेल्फ। अब उसकी जो है बायोडाटा फॉर्म से निकल के आ रहा था, लड़का जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, ठीक है, और कॉलेज भी जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज गया हुआ है, ठीक है, और यूनिवर्सिटी भी अभी जा रहा है जो वो भी आर्मी से लिंक्ड नहीं है। तो लेकिन लड़का जो है वो कह रहा है कि मेरा चाइल्डहुड ड्रीम है फौज में आना। कभी वो कैडेट कॉलेज में ही नहीं रहा, वो किसी स्काउटिंग क्लब में ही नहीं रहा, तो उसका ये रीजन ही फेक हो गया ना फिर, कि भाई तू पहले क्यों नहीं तूने ज्वाइन किया कुछ, कैडेट कॉलेज का टेस्ट क्यों नहीं दिया, स्काउटिंग क्लब में क्यों नहीं ज्वाइन किया। ठीक है ना, बात तो ये है ना। आप लिख रहे हो कि चाइल्डहुड ड्रीम है, फिर लड़का इस तरह के ना काफी सारे मसाइल निकल आते हैं, बार बार निकलते हैं, क्योंकि लड़कों को सम ऑफ द टाइम्स अपना आप नहीं शेयर करना आ रहा होता कि हम हैं कौन। जब वो अपना आप शेयर जब तक पूरा नहीं कर देते तब तक ये रीजन मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं बनता है। तो ये चीज है कि आप इसको बड़े अच्छे से बनाए कि वाई यू वांट टू ज्वाइन स्पेसिफिक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और फिर चेक करवा के आप मुझे दिखा सकते हैं। देन इंशाल्लाह वी विल डिस्कस ऑन इट। व्हाट इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। अगर आर्म्ड फोर्सेस के लिए आप सिलेक्ट ही नहीं होते, क्या करेंगे फिर? अच्छा सॉरी, ऊपर मैं एक सवाल छोड़ गया हूँ जो हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, वो मैंने आई थिंक सो, हाँ। व्हाट इफ यू आर रिटेन्ड एज सोल्जर इन द आर्मी इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एन ऑफिसर। ये मैं आगे वाले सवाल पे आई थिंक पहले चला गया हूँ। भैया आप जो है वो नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं, आपको ऑफिसर के तौर पे सिलेक्ट किया जा रहा है, क्या करेंगे भाई? ठीक है, आएंगे कि नहीं आएंगे, ये पूछ लेता है वो। अब आपका यहाँ पे क्या जवाब देना है? आपसे वो पूछ लेता है कि आपको एज अ सोल्जर हम आर्मी में रख ले, आपका अब इस पे क्या मौकफ रहने वाला है। बेसिकली यहाँ पे हमने अपना मौकफ कुछ इस तरह देना होता है कि सर नो डाउट सोल्जर्स आर वर्किंग हार्ड,
and they are protecting and defending the country as a very important part of this institute. But sir, I would like to join Pakistan Army as a officer, because I think that I can lead better, and I can become a fruitful, or I can become a very important, or I can give my services as a leader, as an officer in a more better way as compared to soldier. ठीक है, तो ये चीजें आप कह सकते हैं वहां पे। उसके बाद आगे बात आ जाती है, इसमें दो तीन चीजें फिर हम और ऐड कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर बैकग्राउंड। आपका जिस तरह का बैकग्राउंड है, जिस तरह की आपकी मोटिवेशन है, वो चीजें हम ऐड अप करते जाते हैं, लेकिन बेसिक्स यही है। देन आफ्टर दैट अगली चीज जो यहाँ पे आ जाती है, ऊपर वाले क्वेश्चंस पे फिर चलते हैं जो मैं स्किप कर गया था, कि व्हाट इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर द आर्म फोर्सेस, नहीं सिलेक्ट किया जाता आपको, फिर क्या करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास एक सिंपल सा रीजन रहना चाहिए कि अगर आपको नहीं सिलेक्ट किया जाता तो आप दोबारा अप्लाई करेंगे। दोबारा नहीं सिलेक्ट किया जाता, देन यू विल अडॉप्ट द सेकेंड करियर चॉइस जो आपने उधर फॉर्म के ऊपर लिखी हुई है। अब सेकंड करियर चॉइस दो तरह की हो सकती है, एक वो जो आप स्पेसिफिक डिग्री आगे करने वाले हैं उससे कनेक्टेड है, और एक वो जो आपके पर्पस ऑफ लाइफ से कनेक्टेड है। फिर उसके बाद व्हाई शुड आई सिलेक्ट यू, आपको मैं क्यों रखूं, आप में ऐसा क्या है जो आर्मी को या नेवी को या एयरफोर्स को आपको रखना चाहिए बाकी सब कैंडिडेट्स को छोड़ के। आप में ऐसी क्या नया बात है, क्या चीज है ऐसी। अपने आप को सिलेक्टर की जगह हमेशा रख के देखें कि सिलेक्टर जो है, अगर मैं सिलेक्टर होता तो मैं किस तरह का लड़का रखता। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर कौन सी खूबियां हैं, कौन सी खामियां हैं, और वो जब आपने देख लिया फिर उसके बाद आप एनालाइज कर सकते हैं सिचुएशन को, और अपने रीजन ऑफ ज्वाइनिंग से मिलता मिलता जो है जवाब बना सकते हैं। कभी भी ऐसा ना कहें कि सर मैं जो है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं बहुत ही डिटरमाइंड हूँ, करेजियस हूँ, मैं सर झूठ नहीं बोलता हूँ बिल्कुल भी, कभी भी ऐसी बातें नहीं कहनी है वहां पे। यू कैन गो लाइक दिस दैट सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, okay, you can go it there like this that sir, Pakistan Army is working, and sir, Pakistan Army is working for the betterment of Pakistan and defending the borders of Pakistan. Sir, uh, it's my passion to serve my country at such a bigger level, to participate in the direct defense of country, and for that reason, sir, I have been working very hard. I have been working for about past 6 months. I have read, sir, about the Pakistan Army. I have read about that what were the, अब आपने अगर वॉर्स के मुतलिक पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है, और मैंने पाकिस्तान आर्मी की रेजिमेंट्स, बटालियंस, प्लटून्स, यूनिट्स, ये जो पूरी हरारकी चलती है इसके मुतलिक पढ़ा हुआ है। और मैंने जो है वो हर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, कितने मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स आए, पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था, और जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन सा होता है, DGIS है, DGISPR, इस तमाम चीज़ों के मुतलिक मालूमात है। फिर मैं ये बात भी कर सकता हूँ कि सर, आई हैव रेड अबाउट दैट हाउ आर्मी इज वर्किंग, आई हैव रेड अबाउट द वॉर्स, एंड इट ऑलवेज इंक्रीजेज द पैशन इन माई सेल्फ दैट आई वॉन्ट टू बी अमंग दोज मैन हु आर working selflessly for the honor and pride of the country. And lastly, sir, I think so that in this journey, when I started looking, and when I started uh, reading about this thing, I analyzed that I have started developing those sort of characteristics in myself also, that I started helping people, I started looking for the betterment of society, and I started to be more patriot as I was ever before. And for that reason, sir, I think so that I am a very good choice for this. अभी एक पूरा बैकग्राउंड आपने बना दिया कि भैया मेरा शौक था, मैंने पढ़ा, उसके मुतल्लिक मेरा जो है डेवलप होनी शुरू हो गई, मेरी मेरी जो है वो
सलाहियतें डेवलप होनी शुरू होगी, एंड एट दैट टाइम फिर मैंने जो है वो अपने आप को इस काबिल बना लिया, और इसके दौरान जो है मेरे अंदर ये चीज़ें भी पैदा हुई, और इसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं इसके लिए सूटेबल हूँ। अब एक बेस है, एक बॉडी है, एक कंक्लूजन है। अब कैसे वो कह देगा कि नहीं तुझे नहीं रखना? ठीक है ना? फिर उसके बाद बात नेक्स्ट आ जाती है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, आपकी खूबियां आपकी खामियां क्या हैं। जैसा कि मैंने आखिरी वीडियो में बताया था, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू आर नॉट गुड सेल्फ इंट्रोस्पेक्टर, इफ यू आर नॉट हैविंग गुड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन अबाउट योर सेल्फ, आप जो है आईएसएसबी में ना आ जाए। क्योंकि जिसको खुद के मुतालिक नहीं पता है, अपने मेरिट्स डीमेरिट्स नहीं पता है, उसने आईएसएसबी पर जाके करना क्या है? वो क्यों ऐसी फौज उसको रखे कि जिसको अपने मुतालिक ही नहीं पता है? वो फौज की क्या इलम रखेगा? वो दुश्मन फौज से कैसे लड़ेगा? नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसने कभी अपने आप को जानना जरूरी नहीं समझा। ऐसे लड़के की मोस्टली जनरल अवेयरनेस भी वीक होती है, करंट अफेयर्स भी वीक होते हैं, उनका लेवल ऑफ अवेयरनेस बहुत ज्यादा वीक होता है। फिर उसके बाद बात आ जाती है आपके व्हाट मेक्स यू हैप्पी और एंग्री। आपको कौन सी चीजें हैप्पी करती हैं, कौन सी चीजें एंग्री करती हैं? हैप्पी और एंग्री से क्या मुराद है? अब यहाँ पे देखा यह जा रहा है कि आपका जो मेच्योरिटी लेवल है वो कैसा है, आप कितने मेच्योर हैं, ये यहाँ पे देखना चाह रहा है वो, कि आपको कौन सी चीजें खुश करती हैं। अब एक लड़का लिखता है मुझे खुश करता है मेरी फैमिली के साथ टाइम गुजारना, मुझे खुश करता है कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम गुजारता हूँ मुझे खुशी फील होती है। मतलब क्या है? लड़का सोशली एक्टिव है, लड़के की सोशल रिलेशंस की क्वालिटी टॉप पे है। ठीक है, लेकिन एक लड़का लिखता है मुझे खुशी होती है जब मुझे पैसे मिलते हैं, मुझे खुशी होती है जब मैं कोई नई चीज खरीदता हूँ। मटेरियलिस्टिक पर्सनैलिटी है इस लड़के की, फौज नहीं चाहती है ऐसा बंदा। इस तरह की दर्जनों कैटेगरीज और हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरी रेगुलर क्लासेस में इसके ऊपर बहुत मैं डिटेल डिस्कशन करता होता हूँ। और एंग्री, गुस्से में कौन सी चीज आपको ले आती है? शॉर्ट टेम्पर तो नहीं है आपका, आपको एंगर मैनेजमेंट इश्यूज तो नहीं है? ये भी चेक किया जा रहा होता है, और इसके ऊपर बहुत से सवालात कर लिए जाते हैं। आपको समझना पड़ता है कि कैसे हमने एंगर मैनेजमेंट इशू को नहीं दिखाना वहां पे। अब मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझसे पूछ लिया जाता है कि तुझे गुस्सा कब कब आता है, और मैं कहता हूं वहां पे कि मुझे गुस्सा आता है जब कोई मुझे तंग करता है काम के दौरान, जब मुझे कोई छेड़ता है, जब मुझे कोई टीज करता है, मॉक करता है। किस तरह की बातें मैं कर रहा हूँ? बचगाना बातें मैं कर रहा हूँ? मुझे आके छेड़े कोई, मैं फौज के लिए आ रहा हूँ भर्ती होने के लिए, और मैं लिख रहा हूँ जी मुझे आगे कोई छेड़ है, मुझे आगे कोई मॉक कर रहा है, टीज कर रहा है, काम के दौरान दखल अंदाजी कर रहा है। इस तरह की बातें वहां पे नहीं करनी होती। दूसरी चीज, किस तरह की बात करनी है? यू कैन टॉक अबाउट ऑन अ वेरी बिगर लेवल, कि सर जब भी मैं कोई ऐसी न्यूज पढूं जहां पे किसी कमजोर के ऊपर जुल्म हो रहा हो, तो मुझे सर गुस्सा आता है। अभी रिसेंटली सर मैंने देखा कि एक ट्रेन को रोक दिया गया, और पैसेंजर्स के साथ बड़ा बुरा सलूक किया गया। और सर मुझे उस टाइम पे बहुत गुस्सा आया था कि ये कौन लोग हैं जो मासूम लोगों के ऊपर इस तरह की हरकत करते हैं। उसके अलावा सर अभी रिसेंटली कुछ बयानात मैं देख रहा था गजा के और सीरिया के लोगों के खिलाफ जो आ रहे थे दुनिया से, सर मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आया। दैट मुसलमान ममालिक जो हैं वो क्यों उनके मुतालिक कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे। यानी कि आपके गुस्से का लेवल ये छोटी छोटी चीजों पे नहीं है, आपकी ईगो ये छोटी छोटी चीजों से हर्ट ही होती है। लेवल कोई बहुत हाई है आपका, आपकी फैमिली के ऊपर कोई बात करे तब आपको गुस्सा आता है, आपके रिलीजन के ऊपर बात करे तब आपको गुस्सा आता है, आपकी कंट्री के ऊपर बात करे तब गुस्सा आता है। ये नहीं कि आपकी जात के ऊपर कोई बात कर रहा है तो आपको गुस्सा आ गया है। अगर आपकी जात के ऊपर कोई क्रिटिसाइज कर भी रहा है तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपको उसको अच्छे से लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि हाउ यू कैन इंप्रूव दिस थिंग, हाउ यू कैन टेक इट पॉजिटिवली। ठीक है, बजाय इसके कि इसको आप ईगो इशू बना के आप कहेंगे मुझे इस पे गुस्सा आता है। नेवर डू दिस थिंग। ये चीजों के ऊपर आप अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से काबू में रखें इन चीजों को। बाकी जो क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह अगले पार्ट के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। अभी हमने सिर्फ और अपने मुतालिक जो है क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। एंड आई वुड रिकमेंड यू कि आप अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी शुरू कर दें, अपने मुतालिक इल्म हासिल करना शुरू कर दें, और अल्लाह ताला आपको इस जदोजहद में कामयाब करे। बी द गॉड बी विद, अल्लाह ताला आपको इस जद्दोजहद में कामयाब करे। आई विश यू गुड लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।